ब्रिगेडियर खन्ना, अब देखिए 71 की जंग में, जी आ रही हूं मैं आपके पास। ब्रिगेडियर खन्ना, देखिए 71 की जंग के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में जिन लोगों की भूमिका रही भारत के पक्ष में रहने की, एक पूरी हवा उन लोगों के खिलाफ बांग्लादेश में बनाई गई, चाहे उसमें मुजीबुर रहमान साहब हों, उनकी बेटी फिर शेख हसीना। मतलब सोचिए ना कि मुजीबुर रहमान जिनको जनक माना जाता है, बंगबंधु, उनकी पूरी प्रतिमा को तो पर पत्थर जाके हथौड़े चला रहे हैं। फिर बीते दिन से शेख हसीना की जहां जहां तस्वीर भी बची है उस पर भी जाकर कालिक पोत रहे हैं। पूरा जो गुस्सा है, और ऐसा लगता है कि ये बीएनपी और जमाते इस्लामी का गुस्सा है जो दरअसल ऊर्जा और ईंधन पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति हो रही है। और ये भारत के नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं? मेरे को आप थोड़ा सा टाइम देंगे कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा 71 वॉर के अंदर, और उसके बाद में अंदर जो है अभी जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिक्योरिटी पॉइंट से, पॉलिटिकली इसमें कुछ नहीं है। ये जियाउर रहमान हमारे 71 के अंदर जब हम आए थे वहाँ पे से त्रिपुरा साइड से, हम सेम से नगर मौलवीदार और सिलेट एरिया के अंदर हमने मतलब कैप्चर किया था। तो जियाउर रहमान उस टाइम के अंदर कर्नल थे, और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के ये जो है एक कमांडर बोला जाता है, एससीओ बोलते हैं उसके लिए। और उसी टाइम के अंदर जब भी हमें इनको देखा था वहां पर, हमने रिपोर्ट भी की थी कि ये एक बड़ा ही आदमी है जो बड़ा एरोगेंट है, और साथ ही साथ के अंदर जो है इसकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा है। ये हमने रिपोर्ट भी किया था, और वो सही भी निकला कि 1975 के अंदर आपने देखा कि जो coup हुआ वहां पर, जिसके अंदर जो मुजीबुर रहमान को मारा गया, और वो मतलब जो है मैं बताता हूँ कि मारा गया, और मारा करने के बाद में जो है इसका पूरा हाथ था, और उसके बाद में वो जनरल बना, और जनरल के बाद प्रेसिडेंट बना। ये बात अलग है कि 5 साल के बाद उसका खुद का भी असैसिनेशन हो गया। तो ये जियाउर रहमान की उससे 2019 के अंदर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था कि जिन्होंने भी 71 वॉर के अंदर मतलब जो है उनको हर साल के अंदर जब विक्ट्री डे मनाते हैं ये दिसंबर के अंदर, हम गए थे वहां पर। और वहां पर मतलब जो है जितने भी हमारे साथ में मुक्ति बाहिनी थे, और मुक्ति योद्धा अभी उनको कहा जाता है, जिसके ऊपर ये रिजर्वेशन का भी जब हुआ है, तो मुक्ति योद्धा जो है उस टाइम में हमसे मिले थे, और उन्होंने काफी मतलब जो है हमारा जो है देखभाल की, चाहे प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अच्छा जितने भी चीफ वगैरह है, उनकी एक मिनिस्ट्री भी है जिसको जो है लिबरेशन अफेयर कहा जाता है, जो जो क्योंकि जितने भी योद्धा हैं उनका मतलब जो ख्याल वगैरह करते हैं। पर उस टाइम के अंदर हमें बताया गया था, जब प्रेजेंटेशन वगैरह किया था, कि हम सेकुलर वगैरह हैं, हम हिंदू का कर रहे हैं, हिंदू का भी, हिंदू का चाहे क्रिश्चियन है या कोई है, प्लस साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि इकोनॉमिकली किस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और 2030 के अंदर उन्होंने बताया था कि ये बांग्लादेश एक रीजनल पावर बन जाएगी। इतना इकोनॉमिकली तो उन्होंने। अभी मैं आता हूँ, मैं दूसरा अभी इसके हमारे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ये जो स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश के लिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में एक नॉर्थ के अंदर जो है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है, 150-200 मीटर का है, और उससे नीचे है बांग्लादेश। संक्षिप्त में बोलना होगा, ये तो आप बैकग्राउंडर पूरा दे रहे हैं, लेकिन आज जो परिस्थिति है हिंदुओं पर बन आई है उस पर अगर आप थोड़ा सा बोल सके जल्दी से। बता रहा हूँ कि वो जो है उसके अंदर जो है किसका मतलब इंटरेस्ट हो सकता है। पाकिस्तान का तो नहीं इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है चाइना के। मैं कमिंग टू दिस नहीं कि इसके अंदर हम कह रहे हैं पाकिस्तान के, मेरे हिसाब से ये है, ये चाइना की ये पूरी खेल है। आपने देखा है कि पहले जब 3-4 बाकी वाले कंट्री, चाहे वो नेपाल थे, चाहे जो श्रीलंका थे, चाहे वो मालदीव वगैरह थे, उन्होंने एंटी जो है इंडिया गवर्नमेंट किया। एक सिर्फ यही बांग्लादेश बच गया था जिसके अंदर है जो प्रो इंडिया था, और वो प्रो इंडिया के अंदर अभी अब जो नई बड़ी गवर्नमेंट वगैरह आएंगी, लगता नहीं है कि शुरू के अभी जो है वो प्रो इंडिया वगैरह होगी। होपफुली लेट अस वेट एंड वॉच हाउ द थिंग गो। जनरल मेस्टर, यहीं से पूरी कहानी शुरू और खत्म होती है। जो कूटनीति और राजनयिक संबंधों को समझेंगे वो देश के अंदर भी आना चाहिए। जब हम नेताओं की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से बिना समझे बुझे कि भारत का इंटरेस्ट क्या है, जब इस तरह के बयान देखते हैं वो दुखद होता है। अब शेख हसीना पर अटैक करने से भारत के इंटरेस्ट नहीं सर्व होंगे,
क्योंकि सभी जानते हैं कि बीएनपी की क्या स्थिति है, खालिदा जिया जेल से रिहा हो गई हैं, उनका क्या पोजीशन है भारत को लेकर, और जमायते इस्लामी के फंडामेंटल्स अगर वो नहीं समझते हैं और फिर भारत की कूटनीति पर शेख हसीना के खिलाफ बोलकर सोचते हैं अपनी पीठ थपथपाने का वक्त है, तो ये वाकई कूटनीतिक समझबूझ की मतलब जिसको कहा जाए कंगाली दिखाई देती है। संजय मेस्टन साहब, मेरे शब्द थोड़े सख्त हो सकते हैं लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको, शेख हसीना को अगर भारत सेफ पैसेज दे रहा है तो इसका कुछ मतलब है। अगर वहां पर रह रहे हिंदू कहते हैं कि शेख हसीना के वक्त पर हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो इसका कुछ अर्थ है। आप बीएनपी के लिए और जमायते इस्लामी के लिए ताली नहीं पीट सकते हैं। जनरल मेस्टन। अंजना, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान की सेना और आईएसआई एक स्ट्रेटेजी चला रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और उनका इरादा है कि हिंदुस्तान को ब्रेकअप करने का। ये साफ मैं बता रहा हूं। और ये क्यों, आप देखिए, हिंदुस्तान जो आजादी से पहले हमारा जो विभाजन किया था वो ब्रिटिश राज ने किया था, और किस आधार पे, कॉम्युनल पॉलिटिक्स करके, जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स या कॉम्युनल डिवीजन हुआ है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो ब्रिटिश ने किया था और उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया था मोहम्मद अली जिन्ना का। और आप खुद सोचिए, एक देश पाकिस्तान क्रिएट हुआ था धर्म के नाम पे, ये एक हकीकत है। और पाकिस्तान ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो धर्म का हर बार इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के मुसलमान को भी गुमराह करना चाहता है कि मुस्लिम खतरे में है, या वो एक नैरेटिव प्ले करता है। और हमें एज अ इंडियन, पूरे हिंदुस्तान को, और आज जो ये एक ऑल पार्टी मीट हुई है, ये बहुत बढ़िया मीट हुई है, इसमें सब एक कन्वर्जेंस पे आए हैं। हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान को काउंटर करने की ये होनी चाहिए कि हमें अपने देश के हर जो जितने भी माइनॉरिटीज हैं, खासकर मुस्लिम्स, इनको बताना चाहिए कि देश पहले है, वी आर इंडियंस। और अगर वो स्ट्रेटेजी होगी तो ये जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है कम्युनल डिवाइड करके पूरे हमारे देश को बर्बाद करना, उसमें हम नहीं फंसेंगे। आप देखिए, आज इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन जो सिस्टम है, जो हमारा कल्चर है, वो एक एंकर बन के रह गया है, इतना बढ़िया कि आज जो हमारे नेबरिंग देश हैं सब डूब रहे हैं, हम एक शिप के जैसे, एक मजबूत शिप के जैसे एक एंकर खड़े हुए हैं। तो ये हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, इनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच रहा है, काय के लिए पहुंच रहा है। हमारी फौज की मजबूती, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की मजबूती, जितनी भी ये गवर्नमेंट है, जो भी भारत के खिलाफ ऐसे वक्त पर बोल रहे हैं या बोलने की हिमाकत कर रहे हैं, वो दरअसल भारत के लोकतंत्र की, जो उसकी जनता की वजह से है, उसकी ताकत समझते ही नहीं है। छोटा सा 2 लाइन का रिस्पॉन्स सुधांशु जी। दुबे जी 2 लाइन बोल लीजिए, उसके बाद से सुधांशु जी जवाब देंगे। दुबे जी, टाइम खत्म हो चुका है। अंजना जी, मेजर साहब की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारे आपसी कितने भी झगड़े हों, लेकिन जब देश की बात आएगी, हिंदुस्तान की बात आएगी, उस समय की कोई भी सरकार हो। सुधांशु जी बस एक लाइन में भी कहूंगा, अगर वहां पर फॉरेन फोर्सेस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है तो विदेशी जो चीजें हैं उनको भी बहुत महत्व देकर हॉबनॉबिंग करने का भी बहुत भारी नुकसान होता है। दोनों तरफ से बात समझनी चाहिए। कट्टरपंथियों के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक होता है, तुष्टीकरण की। और एक मैं बात और कह दूं अंजना जी, देश के लोगों को शायद याद नहीं होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति से आते थे, मगर पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल भी अनुसूचित जाति से थे और इसी बांग्लादेश से थे। उसके बाद उनके समुदाय के साथ क्या हुआ था, सारे दर्शक जाके जोगेंद्र नाथ मंडल जी का रिजिग्नेशन लेटर पढ़ लें। प्रवृत्ति वही है जो